चलिए थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ चीजें अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम एक चीज और बता दें कि कुछ क्वेश्चन है उसमें अभी से ही इस्तेमाल शुरू हो जाएंगे, वो है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। उसको हम एक ही साथ पढ़ाएंगे, तो कुछ रिजल्ट अभी हम लिखेंगे फिलहाल, वो रिजल्ट अभी थोड़ा आपको हो सकता है कि कम समझ में आए, लेकिन अगर पढ़ के आए हो तो बेसिकली वो समझ में आ जाता है। लेकिन हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। थोड़ा प्यार से समझना और ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है, प्रॉब्लम कब होता है डायरेक्शन रेशियो समझने में, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, इस बात को याद रखना कि हम एक चीज पढ़ के आ रहे हैं कि दो पैरेलल वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है। अब बेसिकली आसान भाषा में हम आपको समझा दें कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है। जो एंगल होता है ना, उसको हम कोसाइन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या डायरेक्शन कोसाइन एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी हर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड रहा होगा, वाई एक्सिस पे कुछ एंगल पे इंक्लाइंड रहा होगा, और जेड एक्सिस से कुछ एंगल पे, उसी का जो कोसाइन एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या ये बात समझ में आ रही? अगर इन फिगर से हम समझाने की फिर कोशिश करें, तो एक छोटा सा फिगर फिर से हम आपके लिए बना देते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ एक फिगर हम बनाए, ऐसा, यहां कोई पी पॉइंट रहा होगा, ऐसा हम ज्वाइन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी पी पॉइंट ले रहे हो आप, ये जो आर वेक्टर ले रहे हो, ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा ले लिया। क्या ले लिए? वाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है उसको हम बीटा ले लिए, और जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है उसको हम क्या ले लिए बच्चे? तो हम बोलेंगे देन लेट, लेट क्या मानना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। क्या ये बात समझ में? हम पूरा थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आए। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया। कैसा लिया? अगर क्लॉकवाइज दिया तो एंगल क्या हो जाएगा? अगर समझ क्लॉकवाइज ले लिया तो एक एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, एक हो जाएगा पाई माइनस बीटा, और एक हो जाएगा पाई माइनस गामा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक कम जब एक क्लॉकवाइज होगा तो कैसा होगा बच्चे? क्लॉक। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस के दो एंगल हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक। क्या ये बात सभी को समझ में आई? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। किससे? यानी कॉस अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कॉस बीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से, और कॉस गामा को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कोई कंफ्यूजन? फिर से अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि डायरेक्शन कोसाइंस है क्या, तो आप पूछ लो हमसे कि हाँ किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आपसे कुछ मोटी मोटी बातें कर ले, छोटी छोटी मोटी मोटी, कि अगर हम आपसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एंगल, एक्स एक्सिस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ, तो क्या बोलोगे? ये होगा 1,0,0। पूछ क्यों? एक्स एक्सिस में cos अल्फा 0 मतलब cos 0 मतलब 1। अरे नहीं आया। और cos गामा क्या होगा? 0, और cos बीटा भी क्या होगा? क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? तो उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? 0,1,0। और अगर हम आपसे पूछे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? 0,0,1। इसमें कोई दिक्कत है? अगर हमारे पास जो भी वेक्टर है इसको हम अगर आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? तो जो भी पॉइंट्स है उसको हम लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स पी कोऑर्डिनेट है उसको आराम से लिख सकते हैं। समझ रहा है कैसे लिख सकते हैं? तो इसको भी नोट करके लिख ले कि मान लीजिए लेट ओपी बी एनी लाइन, ओपी बी एनी लाइन, और उस लाइन का लेंथ हम ले लेते हैं कुछ ओपी बी लाइन विथ
इसमें पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे? पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन विच हैज डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा और कॉमा कितना बच्चे? कॉस गामा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? एल कॉमा एम कॉमा क्या बोल रहे हैं? एम। फिर ओपी डिस्टेंस जो है उसको हम ले लिए आर। क्या ले लिए? आर। देन हम पी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोई बता पाएगा क्या होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? आर कॉस अल्फा कॉमा आर कॉस बीटा और कॉमा आर कॉस। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया? अगर हम थोड़ा इसी को दिखाएं, अगर इसका हम y कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो इसको हम किसके अलाउ रिजॉल्व करेंगे? एक्स वाई एक्सिस के अलाउ। और वाई एक्सिस के अलाउ कितना होगा? आर कॉस बीटा। अरे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझ में। यहां कोई वेक्टर है आर, इसके बीच थीटा और ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे आप? अरे लिखते थे? नहीं लिखते थे। यहां थीटा की जगह अल्फा, यहां थीटा की जगह क्या है? अल्फा। कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा, इसमें और जरूरी बात है तो बहुत सारी, लेकिन कुछ जरूरी बातें और कि अगर हमारे पास दूसरी जरूरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितने के बराबर होता है? ये तो रट्टा मार गया होगा मुझे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1। अगली जरूरी बात है कि अगर हम आर वेक्टर को लिखना चाहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म, किसके टर्म में, तो हम अगर आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर मॉडुलस, यहां लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस का कितना बच्चे? एन के कैप लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अरे ये यूनिट वेक्टर है कॉस अल्फा, कॉस, ये देखना आर वेक्टर को कॉस अल्फा, ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट, और यही से तो लेके आ रहे हैं। अरे इसी से तो लेके आ रहे हैं आस अल्फा। इसको ऐसे भी तो लिख सकता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मॉडुलस कॉस अल्फा आई कैप, लिखा क्या? और प्लस क्या लिखा? आर वेक्टर मॉडुलस कॉस बीटा जे कैप, लिखा क्या? अरे लिखा नहीं लिखा? और प्लस यहाँ आर वेक्टर मॉडुलस कॉस गामा और यहाँ क्या लिख दिया? के कैप। इसी को तो लिखते हैं आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगली बात कि अगर दो पॉइंट्स दिए रहे, क्या दिए रहे? अच्छा, उसके लिए हमें एक और चीज समझना पड़ेगा और वो है डायरेक्शन रेशियो। क्या बच्चे? अब बहुत कंफ्यूजन है कि बेसिकली डायरेक्शन रेशियो है क्या। आसान भाषा में बताएं तो अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा है तो ए बी सी ही क्या है उसका डायरेक्शन रेशियो। 2a 2b 2c भी क्या है उसका डायरेक्शन रेशियो है। 3a 3b 3c भी क्या है उसका 10a 10b 10c भी उसका क्या है डायरेक्शन रेशियो। -15a -15b और -15c भी क्या है। क्या समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये आसान भाषा में, लेकिन बेसिकली डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? तो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, क्या है, तो तीन ऐसे नंबर हमें मिल जाएं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं कि L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C हमेशा कांस्टेंट रहे किसी लैम्डा के, तब वो जो A, B, C तीन नंबर आपने लिया है उसको आप क्या बोलोगे डायरेक्शन रेशियो। क्या ये बात समझ में आई? तो इसी बात को लिख लो, लेट L, M and N आर डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हमने क्या ले लिया बच्चे आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। एंड तीन नंबर ले रहे हैं ए कॉमा बी एंड सी विथ थ्री नंबर्स such that a comma b comma c are proportional। क्या लिख रहे हैं बच्चे हम? proportional to L comma M comma N, ठीक है। therefore ऐसा लिख सकते हैं इसको, therefore L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C हमेशा किसी कांस्टेंट किसके बराबर होगा लैम्डा के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां ए बी सी जो है वो क्या कहलाएगा बच्चे डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, अगर हम आपसे पूछें
कि इसको समझने के लिए अगर हम बोले कि हमारे पास तीन चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 1/√3 -1/√3 और 1/√3। ये चीजें हमने ऐसे ले ली 1/√3 -1/√3 और फिर हमने क्या ले ली 1/√3। ये हमारा मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन। क्या बच्चे? डायरेक्शन कोसाइन। समझना थोड़ा ध्यान से, पहले समझ लेना ये हमारा क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो देख इसका डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो सकता है। पहला 1, -1, 1 हो सकता है। क्या और भी कोई है जो डायरेक्शन रेशियो हो सकता है इसका? हाँ हो सकता है, बहुत सारा। देखना -1, -1, हो सकता है सारे। अरे सारे हो सकते हैं। देखना इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के देख। EB√3 आ रहा है, EB√3 आ रहा है, EB√3 आ रहा है। ये है ना ये BC। अगर डायरेक्शन कोसाइन बन कैसे रहा है वो भी बता रहे। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी बन जाएगा, अभी आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर इसको हम कुछ और लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना कि I कैप, J कैप, K कैप, 2I कैप, 2J कैप, 2K कैप, 2I कैप, 2J कैप, 2K कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? वैसे आसान भाषा में हम तो सिंपल सी बताएं कि कोई वेक्टर अगर दिया है तो उसका I कैप, J कैप, K कैप का जो कोफिशिएंट बैठा है वही आपका क्या है डायरेक्शन रेशियो, और उसका मल्टीपल भी क्या है। मतलब अगर हमें मान लीजिए 1/3 मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है, 1/7 मिल रहा है और हमें डायरेक्शन निकालना है तो तीनों का एलसीएम निकाल के बोल देंगे वही है। नहीं आ रहा? और इस पे चर्चा होगी, नोट कर इतना फटाफट। ऐसा इंसिडेंट पर कैसा ऐसा हुआ कि हमारे हाथ से एक गिलास टूट गया तो मम्मी ने हमको डांट दिया। वो बता रहा था कैरेक्टरिस्टिक जो वुमन का जो कैरेक्टर है, एक गिलास टूटा तो हम उसके लिए डांट सुन ली। तो हम बोले ठीक है गलती हुई, डांट सुन ली, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सर एक दिन मम्मी के हाथ से गिलास टूट गया तो भी हम ही डांट सुन लिया। तो हम बोले ऐसा क्यों? तो सर वो अजब कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, अलग तरीके की फीचर है कि एक बार तो गिलास हमसे टूटा तो हम डांट सुन लिए, ठीक है। दूसरी बार हम आ रहे थे और वो गिलास वगैरह ट्रे में लेके जा रही थी और उससे गिर के टूट गया तो हम ही को डांटती कि तुम यहां खड़े होकर क्यों हमसे बात कर रहे हो, तुम्हारे चलते गिलास टूट गया। तो सिचुएशन के अनुसार अपने माइंडसेट को, जैसे कुछ अगर किसी ने आपके सजेशन दिया है, खास करके लड़की कोई आपको सजेशन दिया कि ऐसा मत करो बुरा हो जाएगा या ऐसा मत करो ऐसा, तो अगर तुमने किया तुरंत कुछ अच्छा हो गया तो बोलेगी हमने बोला था ना, हमने बोला था अच्छा हो जाएगा। और जब खराब हो जाएगा हमने बोला था तुमसे। ये गजब कैरेक्टरिस्टिक है इनके अंदर। चलिए अच्छी बात है। तो सामने जो मतलब होता है ना एक, और मतलब ऑन ए लाइटर नोट, ऐसा कुछ है नहीं सीरियसली। चलिए तो अगली चीज, अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं और उसका अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना, क्या निकालना? उसका डायरेक्शन रेशियो, यानी इसको भी लिख लेंगे और उसके बाद हम सारे का पॉइंट एक ही साथ लिखवा देंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में इसका इस्तेमाल होगा 3D में, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट आपने x1, y1, क्या ले ली बच्चे z1, एंड Q एक पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट x2, क्या ले लिया y2, कितना ले लिया आपने z2। तो बेसिकली हम PQ वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप और प्लस z2 - z1 k कैप, यही निकलेगा, हाँ या ना? तो हम यहां से देख पाएंगे कि जो डायरेक्शन रेशियो है ऑफ PQ वेक्टर इज, वो कहलाएगा कितना बच्चे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z। आप समझ में आया काला ने? आया समझ में कि बेसिकली जो बात वही हो रही है ना, दूसरा क्या है तो कुछ और अलग है नहीं। लेकिन क्या इसको हम 2 से या -2 से या 10 से किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये प्रोपोर्शनल। लेकिन एक बात समझिए यहां से कि डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा कैसा होगा? यूनिक होगा। वो एंगल नहीं चेंज होने वाला। अगर आप उसके डबल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आपका एलिमेंट, थोड़ा समझो इस बात को कि थोड़ा और इसको हम लेके चले,
कि आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम डायरेक्शन कोसाइन से हम लेके चलना है आपको डायरेक्शन कोसाइन टू डायरेक्शन रेशियो के तरफ, डायरेक्शन रेशियो। अच्छा एक बात बता सभी लोग कि अभी L अपॉन ए, M अपॉन बी और N अपॉन सी लेमडा होता है, कोई दिक्कत है? तो क्या सभी लोग मान रहे हैं कि L लेमडा ए हो गया, M जो है वो लेमडा बी हो गया और N जो है वो लेमडा सी हो गया, हाँ या ना? और ये बात सभी लोग जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितने के बराबर? तो उस हिसाब से लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। तो आप यहां से लेमडा की वैल्यू देख पाओगे, अगर लेमडा स्क्वायर की वैल्यू बताएं तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यहां से आपको लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन कितना मिलेगी बच्चे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही मिलेगी लेमडा की वैल्यू। और जैसे लेमडा आपको मिला, क्या आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया या डायरेक्शन रेशियो मिल गया? जो भी आप यहां से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू आपके पास है कितनी? लेमडा ए कितनी? तो यहां लिखोगे ना a डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, और बाहर क्या लगाओगे? अरे आया नहीं आया, एक किसकी वैल्यू? एल की, आया ना? उसी तरीके से m की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई कितना? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, और उसी तरीके से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। यहां से आप देख पा रहे हो कि नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, हमें वैल्यू कौन सा चेंज हो रहा है? ऊपर कॉस के लिए ए बी और सी, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही ए बी सी चेंज होगा आपका डायरेक्शन कोसाइन चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो में कोई फर्क, अगर वो सिंपल 2 का मल्टीपल ले रहा है क्या ही फर्क पड़ता? तो आप ये बात को लिख सकते हो कि आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो होता है गिवन वेक्टर का, वो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होता है? यूनिक। तो नीचे लिख सकता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए गिवन वेक्टर इज इनफाइनाइट बट डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिक। डायरेक्शन कोसाइंस कैसा होता है बच्चे? क्लियर है? अच्छा, अब इसके कुछ जरूरी बात जो हम नोट करके आपको लिखवा दे रहे हैं, सारे पॉइंट्स, इसको नोट कर ले फटाफट पहले। अब नोट करके सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। वैसे ये सारी बातें चर्चा हो गई हैं, कुछ नई बातें हैं जो इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहला है कि मान लीजिए अगर आपके पास लेट आर वेक्टर हमारे पास ए आई कैप प्लस का बी जे कैप और प्लस का सी के कैप है, देन हमें बात जानते हैं एल की वैल्यू जो है वो ए अपॉन रूट आर वेक्टर मॉडुलस हो जाएगा, और एल की वैल्यू ए अपॉन बी अपॉन कितना बच्चे? आर वेक्टर मॉडुलस, और एन की वैल्यू कितनी? सी अपॉन आर वेक्टर मॉडुलस होगी। क्या ये बात सभी लोग मानते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? अभी इस पे चर्चा हुई। अच्छा, दूसरी बात कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर सेम। पैरेलल वेक्टर्स आर सेम, ये बात सभी लोग मानते हैं या प्रूफ करके दिखाएं कि डायरेक्शन कोसाइंस पैरेलल वेक्टर के क्या होंगे? हमेशा सेम ही होंगे। जैसे मान ले अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम बी वेक्टर को लेमडा ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो अगर ए वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, तो बी वेक्टर लेमडा a1 लेमडा a2 और लेमडा a3 है। तो अगर उसका हम रेशियो निकालेंगे तो अल्टीमेटली वो भी a1 a2 a3 आएगा, तो उसके भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अगली बात कि अगर हमारे पास दिया है कि हमारे पास इफ डायरेक्शन रेशियो हमें दिया है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर इज a कॉमा बी कॉमा सी, देन हम यहां से लिख सकते हैं कि बेसिकली आर वेक्टर जो होगा आर वेक्टर मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम a1 a2 ले रहे हैं तो ए आई कैप
प्लस बी जे कैप और प्लस का सी के कैप। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अरे आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अगली बात अगर समझे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रोजेक्शन अगर निकाल दिया, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी अभी बताया किस पे निकाला बच्चे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। यानी हमारे पास cos अल्फा है, आर वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो उसका प्रोजेक्शन आप क्या लिख सकते हैं? आर आप लिख सकते हो एल आर वेक्टर मॉडुलस कॉमा एम आर वेक्टर मॉडुलस कॉमा एन आर वेक्टर मॉडुलस, है ना? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एल आर वेक्टर मॉडुलस, एम आर वेक्टर मॉडुलस और एन आर वेक्टर मॉडुलस। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके, नोट करेगा? 1 मिनट नोट करते रहे। चलिए अगला देखें। अगला है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है पी क्यू, ठीक है, और उसको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रहा है और उसका किसी और लाइन के अलाउंग प्रोजेक्शन चाहिए जिसका डायरेक्शन रेशियो एल एम एन दिया हुआ है। क्या दिया है? तो ऑब्वियस सी बात है x2 माइनस x1, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। सीधा सीधा बात है, तो लिख दे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। इसको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑन द लाइन, उसको किसी और लाइन पे ऑन द लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो हम ले रहे हैं विथ डायरेक्शन कोसाइन ले रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस l, m एंड n, l, m, n इज ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई l, y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई कितना m, और z2 माइनस z1। थोड़ा इसको समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक बात बता, ये डायरेक्शन रेशियो ही तो है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ही तो है, और पहले से क्या है? उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो है l है, तो उसी को तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एल ए एम बी एन सी। अरे नहीं आया, एल ए एम बी एन, यहां से देखना, अगर इस तरीके से देखेगा तो ये हमारा मैग्नीट्यूड था, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन था, तो जब दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वही हमारा क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। उसी डायरेक्शन रेशियो को एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखने के लिए। क्लियर? अगला लिखेगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए इफ L1, M1 एंड N1, L1, M1, N2 लिखते एंड ऐसे लिखते, L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू कंकरेंट लाइन। सभी को पता है ना कंकरेंट लाइन क्या होता है? अरे कंकरेंट लाइन सभी को पता है, ऐसे लाइन जो एक पॉइंट पे क्या कर रहा हूं? इंटरसेक्ट कर रहा है ना? ठीक है, टू कंकरेंट लाइन, देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग, क्या लिख रहा है बच्चे? बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम आर proportional to L1 plus minus L2, M1 plus minus M2 और N1 plus minus कितना बच्चे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो समझ ले कि एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, इसका डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो L2 M2। अगर ये कंकरेंट है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट का जो एंगल बाइसेक्टर, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा क्या होगा? L1 प्लस L2 या माइनस L2, यानी ये एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा, इस तरीके से सोच सकता है। आया कोई कंफ्यूजन? ये रिजल्ट है, सारे इस पे इंप्लीमेंटेशन बताएंगे, बस अभी चूंकि पढ़ा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन तो एक ही साथ हम लिखवा देते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाते। ये सेम चीजें आपको फिर लाइन में भी पढ़नी है और कहां पढ़नी है? 3D में भी हम एक ही जगह पढ़ाएंगे पूरा, और जहां जहां जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, अगला चीज है, अगर एक्यूट एंगल हमारे पास है, लिख लेते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस
having direction ratio, having direction ratio, having direction ratio, sorry direction cosines क्या लिखा है जा acute angle theta between two lines having direction cosines L1 M1 N1 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 given by ये फॉर्मूला आपने सभी ने देखा होगा कि cos थीटा जो बेसिकली होता है वो L1 L2 प्लस का M1 M2 और प्लस का कितना होता है बच्चे N1 N2 ये सभी ने देखा है फॉर्मूला हाँ और अगर इसका हम साइन थीटा ले ले तो इसका एक अलग नाम भी है जिसको आप लैग्रेंज आइडेंटिटी के टर्म में भी बोलते हो लेकिन बेसिकली वो वेक्टर में आता है हम अभी वहां नहीं जाना चाह रहे हैं लेकिन अगर साइन थीटा निकालना हो हमें तो साइन थीटा अगर थोड़ा सा इमेजिन करा दे अगर थोड़ी सी चीजें आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में भी या कहीं भी वेक्टर प्रोडक्ट क्या बच्चे और वेक्टर प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का फॉर्म आता है याद आ रहा है कुछ बात समझ में आ रहा है यानी यही चीज किसके अंदर आ जाएगी बच्चे डिटर्मिनेंट के अंदर और अगर याद कर आई कैप जे कैप के कैप L1 M1 N1 L2 M2 N2 तो L1 जब I कैप के अलॉन्ग निकालेंगे तो इधर जो L1 L2 रहा होगा L2 किससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से सॉरी L1 जो भी होगा नीचे वाले से देख पा रहे हो क्या डायरेक्ट लिख दे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका L1 M2 माइनस का L2 M1 का होल स्क्वायर सही बात है प्लस M1 N2 माइनस का M2 N1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आपके पास आ जाएगा N1 L2 और माइनस का N2 L1 का होल स्क्वायर ये सारा किसके अंदर आ जाएगा बच्चे रूट के अंदर ये क्या निकल गया आपका साइन थीटा cos थीटा कितना L1 L2 M1 N2 N1 N2 साइन थीटा कितना L1 अगर यहां से L M N ऐसे याद रखें L M और नीचे कितना L अगर यहां L लिया तो बगल में M 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ऑर्डर में चलेगा ठीक है अच्छा उसके बाद अब अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है इफ A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are direction ratios then अब हम cos थीटा लिख रहे हैं ये भी फॉर्मूला आपने देखा है ऐसा नहीं कि ये नहीं दिखा है cos थीटा अगर आपने देखा हो सभी लोग A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 मॉड डिवाइड बाई याद आया कुछ रूट अंडर कितना A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर रूट अंडर कितना बच्चे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का कहां से आता है ये आता है डॉट प्रोडक्ट के कार्टेशियन फॉर्म से किससे डॉट प्रोडक्ट के कार्टेशियन फॉर्म से A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई A वेक्टर मॉडुलस B वेक्टर मॉडुलस वही चीज है चूंकि यहां पढ़ा रहे हैं इसीलिए लिखवा रहे हैं एक साथ ताकि कभी रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो तो साइन थीटा भी लिख लेंगे यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करके है ना यहां लिख देगा A1 B2 माइनस का A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस का B1 C2 माइनस का B2 C1 का होल स्क्वायर और प्लस का C1 A2 माइनस का C2 A1 का होल स्क्वायर A1 का होल स्क्वायर ये सारा किसके अंदर रूट के अंदर और डिवाइड बाई नीचे आपका इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड जो फिर से वही है A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर और रूट अंडर कितना A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस का कितना C2 स्क्वायर क्लियर है अच्छा अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट कितना होता है 0 और पैरेलल है तो आपस में L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 क्या होता है बराबर हाँ है ना ओके हाँ इतनी बात समझ में आ रही है अच्छा अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और अगर आपस में वो परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन को भी इधर लिख ले ये तो हो गया होगा बेटा भी बस थोड़ा सा और लिख देते हैं दो चीजें डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का टर्म में if two lines having direction cosines L1, M1, N1 and कितना बच्चे L2, M2, N2 ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन दिया है ठीक है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे हम पहला ले रहे हैं इसमें परपेंडिकुलर इफ L1 L2 प्लस का M1 L1 L2 प्लस का M1 M2 और प्लस का N1 N2 कितना हो जाए बच्चे जी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जैसा आप जानते हो मतलब इसके बगैर तो प्लेन और लाइन को आप पढ़ भी नहीं पाओगे अगर इसके इक्वेशन को निकालना हो तो है ना समझ पा रहा है बीच में विराम लाइट का विराम है चले
तो 10 सेकंड का मौन धारण कर लिया हम लोगों ने। हाँ, और दूसरा पैरेलल होगा, क्या होगा बच्चे? पैरेलल इफ L1 अपॉन किसके बराबर हो? L2 M1 किसके बराबर? M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2 आपस में क्या हो? प्रोपोर्शनल है ना। एक इसके लिए हो जाएगा बच्चे पैरेलल। अच्छा, अगली बात कि इफ अगर हमारे पास A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2 आर डायरेक्शन रेशियो, क्या हो? डायरेक्शन रेशियो देन, तो हमारे पास कुछ कंडीशन फिर से है कि अगर अब ये परपेंडिकुलर कब होगा? परपेंडिकुलर कब होगा? परपेंडिकुलर इफ इनके प्रोडक्ट A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस का C1 C2 कितना हो जाए बच्चे? 0। और पैरेलल हुआ तो इफ A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए कितने के बच्चे? B1 अपॉन B2 बराबर हो जाए कितने के? C1 अपॉन C2। ये पैरेलल हुआ। इतनी चीजें आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें तो आपको याद रही ही होगी, क्योंकि फिजिक्स में भी थोड़ा मोड़ा आपने पढ़ा है। क्लियर है? नोट करेगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ताकि क्लियर हो पाए, फिर आगे की तरफ चलेंगे। एक और चीज है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते ज्यादातर, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि छोड़ना समझदारी नहीं है। केमिस्ट्री के पेपर को देखते हुए यही चीज हमने सीखा कि कुछ छोड़ना समझदारी नहीं। ठीक, तो अगला चीज लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन along the bisector of two given lines। मतलब हम बेसिकली डायरेक्शन रेशियो निकालने, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल चुके ना, दो लाइन के बीच का डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल चुके L1 प्लस माइनस L2। हम निकालने कि अगर दो लाइन है और उसका एंगल बाइसेक्टर का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? जैसे अगर हम फिगर से बताने की कोशिश करें तो यहां हमारे पास कोई पॉइंट O है, यहां हमने एक ले लिया A, तो ये OA वेक्टर हो गया। क्या हो गया बच्चे? और यहां कहीं हमने एक ले लिया B, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? OB वेक्टर। तो इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसा बनेगा और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ पा रहे हैं। अरे दो एंगल बाइसेक्टर बनेगा क्योंकि ये लाइन ऐसा आ रहा होगा ना। अरे हाँ या ना बोल। तो ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, पहले ही बता रहे। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और इसके बीच का एंगल अगर हम मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो ये एक एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। एक एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? थीटा बाई। अच्छा, अभी सभी ने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन जो है L1 प्लस M2 ही, तो डायरेक्शन रेशियो किसी ना किसी चीज से डिवाइड करना होगा, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का होगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई। याद रहेगा क्या? याद रहेगा। और ये कितने पे इंक्लाइंड है सभी को पता है ना? थीटा पे। ये थीटा यही वाला है, थीटा बाई 2। तो दूसरा वाला क्या रहा होगा बच्चे? M1 प्लस M2 बता 2 cos थीटा बाई 2, और फिर N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई कितना? 2 cos थीटा बाई। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? अच्छा, अगर एक्सटर्नल, ये तो आपका हो गया किसका बच्चे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई बताएगा? ऊपर माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? और नीचे सेम ही रहेगा? नहीं, नीचे साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी अगर हमें एक्सटर्नल कोई पूछता है तो हम बोलेंगे L1 माइनस L2 नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, M1 माइनस कितना? M2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और N1 माइनस N2 डिवाइड बाई कितना? 2 साइन थीटा बाई 2। अगर प्रूफ में इंटरेस्ट होगा तो करा देंगे, लेकिन प्रूफ की जरूरत है नहीं। बस इस रिजल्ट को याद रख, क्योंकि उतना जरूरी है नहीं, बस चूंकि है सिलेबस में तो इसीलिए बता दिए कि हाँ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अगर एंगल बाइसेक्टर का, लाइन बाइसेक्टर का हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो ये बात हो गई आपकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, चलिए नोट करें इसको। क्वेश्चन लिखिए।
कह रहा है ए यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडुलस 2, ए यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडुलस 2, मॉडुलस 2 यानी मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी 2 है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू, इज इक्वली inclined to x axis and y axis, x axis and y axis at an angle of pi by 3, at angle pi by 3. आगे क्या कह रहा है, find the length of projection, find the length of projection, length of projection of the vector on the z axis, of the vector on z axis. क्लियर है? अब सबसे पहली बात तो यहाँ दो चीज दिया हुआ है कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है और दूसरी cos अल्फा और cos बीटा दिया हुआ है जो कि इक्वल क्या है, यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले अगर उसको लिख लें तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा है और इसकी वैल्यू हमें जहां तक दिख रही है 1/2 दिख रही है, सोच लें क्योंकि दोनों cos पाई बाई 3 है, क्या है cos पाई बाई, जेड से इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, ठीक है वो बात सही है, उसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है, उसका क्या निकालना है, तो प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे क्या होता था r cos गामा, r cos, जहां r मैग्नीट्यूड है 2 दिया हुआ है, यानी हमें पहले उस वेक्टर की तलाश है। तो एक बात बताएं जो हम पढ़ रखे हैं उसका अगर इस्तेमाल कर लें तो सभी को पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होता है, जहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि हमें n स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो n स्क्वायर जो बेसिकली आएगा वो आएगा 1 माइनस, ये दोनों बराबर है cos अल्फा cos बीटा, एक सेकंड, cos अल्फा cos बीटा हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो हमें n स्क्वायर चाहिए ना, cos स्क्वायर गामा चाहिए ना, cos स्क्वायर गामा भी कितना होगा हमारे पास, हाँ ये कैसे निकालेंगे cos स्क्वायर गामा, यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी, हाँ तो l स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/, हाँ कितनी 1/4 और फिर ये कितना 1/4, तो कितना होगा सॉल्व होकर 1/2, डायरेक्ट लिख दे, तो यहां से n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 माइनस 1/, सही लिखा गया 2 माइनस 1 1/2, यानी n की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/, बोला है n आ गया, यानी यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि cos गामा जो है वो हमारे पास कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2। अब जैसे ये हम जान गए हैं, अब हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर हमें यहां से लिखना होता है तो एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप लिखते हैं, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो बेसिकली है 2 cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप और प्लस cos गामा के, यही होता है क्या, एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप, सारा वैल्यू है रख दे, तो हमारे पास है 2 ब्रैकेट के अंदर कितना बचे 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप और प्लस 1/2 के कैप, पहले हम सारे में 1/2 ले लिए, हाँ सारे में क्या ले लिए हैं 1/2, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, एक ही बार ले लें प्लस माइनस, ठीक है, तो यहां से क्या मिल रहा है वेक्टर हमारे पास कितना आ रहा है, कोई बताएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस कितना 1/√2 है सर, ओके, तो यहां से हमें 2√2 मल्टीप्लाई होके ये कितना आ जाएगा √2 के कैप, सही लिखा क्या, √2 कॉमन करके हटा दिए, अब ये जैसे निकाला हमें लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, किसी को लेंथ दिख रहा है क्या, लेंथ अलोंग जेड एक्सिस बताएगा कोई, सीधा सीधा दिख रहा है अगर दिख जाए तो बता दे, ये है √2 कितना है, हाँ यही तो है, यही तो है √2 ही तो है हमारे पास जो जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ है, नहीं आया, आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, छोटा छोटा क्वेश्चन ही अभी बस इंप्लीमेंटेशन ही करा रहा है, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखते जाए तब तक केवल ऑन x, y and z axis are 2, 1
and 2 units respectively. Full stop. Find the angle at which vector A vector is inclined to z axis. Inclined to z axis. हाँ, अब देखिए इधर, अब ये क्या कह रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमारे पास दिया हुआ है, यानी एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप दिया हुआ है, या जो भी बोले आप। ये पिछली क्लास याद है या नहीं याद है? याद है ना? कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ही हमारा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट बोलते थे, सभी को याद है। लेंथ दिया है तो किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कंपोनेंट, जे कैप से मल्टीप्लाई, तो यानी सीधा सीधा हमारे पास ए वेक्टर तो दे ही दिया, कितना दे दिया? 2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का, और अगर हमारे पास ए वेक्टर निकल गया है तो हम ए वेक्टर का मॉडुलस निकालने में सक्षम है, जो कि है 4 + 1 + 4 यानी कितना? 9। यानी ए वेक्टर की मॉडुलस जो है वो कितनी आ गई? 3 आ गई। आ गया 3। अब जैसे आया हमें चाहिए क्या भैया? इंक्लिनेशन टू द जेड एक्सिस, यानी हमें चाहिए कॉस गामा। क्या चाहिए? और कॉस गामा कितना होता है? जो भी इसका कंपोनेंट है 2 डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा? 3। यानी हमें चाहिए गामा, तो इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स कितना बच्चे? 2/3। अरे आया नहीं आया? आसान है सब, हो जाएंगे। चल नोट कर, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अभी सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ओके। अगला क्वेश्चन है ABC इज अ ट्रायंगल। ABC इज ए ट्रायंगल एंड हमारे पास पॉइंट ए है 2, 3, 5, पॉइंट बी है आपके पास -1, 3, 2 एंड सी है आपके पास λ5 म्यू। If the median through A is equally inclined to the axis, then find the value of lambda. Then find value of लैम्डा एंड म्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी। हाँ, तो इसमें दिया कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। चलिए बना लेते हैं एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, यहां से हम क्या डाल रहे हैं? एक मीडियन डाल रहे हैं, यानी ऐसा कुछ जो इसको बराबर भागों बांट रहा है। बी की जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो दी हुई है -1, 3, कितना बच्चे? 2, और सी की कोऑर्डिनेट कितनी दी हुई है हमारे पास? λ5 और म्यू, और कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड है। अब कुछ कहानी समझ लेते हैं इसका पहले। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बराबर। अगर ए बराबर है तो इनका डायरेक्शन रेशियो भी बराबर है। सोचा? हम बस वो जो प्रॉपर्टीज आपने लिख रखे हैं ना उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी करा नहीं रहे। क्वेश्चन एक टॉपिक पे थोड़ी है था, ठीक है? तो ये क्या है कि सीधा सीधा बात दिख रहा है, यानी अगर यहां से हमें एक बात समझनी है तो इसका डायरेक्शन रेशियो बराबर होगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि यहां से और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सी या ए वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? डी निकाल सकते हैं क्या? डी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डी? -1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, 3, 5, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 4, और ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2। ये हम निकाल सकते हैं पॉइंट।
अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ए और डी का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं क्या? 2 3 5 आया ना। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम डायरेक्शन रेशियो निकाल के अब देखते हैं कि हाँ हमारे पास क्या आने वाला है। हमें एज के थ्रू मीडिया दिया है ना। कौन सा बच्चे? ये वाला 538 डिवाइडेड बाई 2 4 ही आएगा, दोनों पॉजिटिव है। हाँ कह रहे हैं कि जो मीडियन है ना वो इक्वली इंक्लाइन है। क्या है? तो हमें किसकी डायरेक्शन रेशियो चाहिए? मीडियन की। और मीडियन क्या है? एडी। तो एडी का डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? अब इसको भी लिखवा रखा है कि अगर 2 पॉइंट दिया रहता है डायरेक्शन रेशियो होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 माइनस। अब तुम डायरेक्शन कोसाइंस निकालो या डायरेक्शन रेशियो निकालो, होना दोनों इक्वली है। बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया कि वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल है। और इक्वल कब समय होगा ये बता रखा है, चाहे 1 1 1 रहे, चाहे 2 2 2 रहे, चाहे 3 3 3 रहे, कोई फर्क। ठीक है, तो यहां से अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाले किसका? डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, तो -1 प्लस लैम्डा 2 -2 ये होगा। कितना हो जाएगा आपके पास? -1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 -2। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट 4 -3 1 और z कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया? 2 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2 -5। और ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहां से इस दोनों को इक्वेट कर लिया अगर हम, तो -1 प्लस लैम्डा -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? तो यहां से आ जाएगा माइनस, इधर लिख रहे हैं यहां पे -1 प्लस लैम्डा, एक साथ लिख देते हैं, -1 -4 कितना आ गया? -5, यानी लैम्डा -5 इज इक्वल टू इधर क्या जाके हो गया 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 + 5 7 आ गया क्या? उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे? म्यू की। म्यू किससे निकाल लेते हैं? इस वाले से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 2 2 प्लस यही लिख देते हैं 2 प्लस म्यू -10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 1 होगा 2। ठीक है, अरे 1 इधर इक्वेट सही लिखा। हाँ 2 प्लस म्यू ये कितना आ गया? -8। तो म्यू की वैल्यू आपको दिख रही है 10। कितनी दिख रही है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे यूज होगा। जनरली यूज कहां होगा? 3D में, लाइन आपका प्लेन, उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे तो ये कंसेप्ट छोटा सा ही है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए a/√a² + b² + c² b/√s प्लस माइनस लगा, छोटा सा ही कंसेप्ट नोट करें। आगे चलते हैं। मिटा दे पूरा। चलिए लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन आपके पास, लेट या इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स which a directed line makes with positive direction of the coordinate axis, then find value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखोगे। ठीक है, चलो अभी पढ़ा हमने डायरेक्शन कोसाइन, तो उस हिसाब से l² + m² + n² कितने के बराबर है?
तो एल स्क्वायर का मतलब कितना है बच्चे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, इक्वल टू 1 है ना। हमें साइन स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। क्या लिख रहे हैं बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि एक 1 से एक 1 तो कट गया और इधर 2 चला गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। कितनी आ गई वैल्यू बच्चे, 2 के बराबर। कितने के बराबर, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप याद रखो, ठीक है, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपके पास है ए लाइन ओपी थ्रू ओरिजिन is inclined at 30 degree and 45 degree with 2 OX and OY respectively. तो कह रहा है find angle at which it is inclined to OZ। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, करना क्या, सभी को पता है कि cos अल्फा यानी cos अल्फा जो है वो 30 डिग्री cos 30 डिग्री है, तो ये कितनी वैल्यू दी जाएगी बच्चे, 1/2। और m जो है ये आपका l है मान लीजिए, m जो है वो आपके पास कितनी है बच्चे, cos बीटा जो कि कितने के बराबर है, cos 45 डिग्री, तो ये वैल्यू आपको कितनी दी जाएगी, 1/√2। हमें पूछ रहा है cos गामा, क्या पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से हम लिखेंगे l स्क्वायर यानी 1/4 प्लस m स्क्वायर मतलब 1/2 और प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। तो एलसीएम अगर हम ले लें तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2, 3/4 कितना आ जाएगा बच्चे, 3/4। सही लिखा क्या, अरे सही लिखा क्या, तो n स्क्वायर कुछ गड़बड़ किया क्या, सही लिखा, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ओके सॉरी √3/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3, एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 5/6। अब सही लिखा 5/4। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है, n स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 4 - 1 - 1/4। क्या ये संभव है क्या कि n स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है, क्या संभव है, n स्क्वायर की वैल्यू -1/4 हो सकती है क्या, नहीं, किसी की स्क्वायर की वैल्यू -1/4 तो नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे बच्चे, नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है कि ऐसा कोई लाइन पॉसिबल नहीं, ऐसा कोई लाइन, तो यहां लिख देगा नो सच लाइन कैन एग्जिस्ट, इस तरीके कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, ए लाइन ओपी, ये सब क्वेश्चन है जो आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसको रिजल्ट की तरफ याद रखना है आपको। ए लाइन ओपी मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसका हमें क्या निकालना है बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है, ये लाइन ओपी मेक्स इक्वल एंगल, क्या बच्चे, इक्वल एंगल, तो ये बात तो खुद ही कह रहा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आपस में क्या है, इक्वल है, यानी ये बात एक खुद ही कह रहा है कि एल एम एन बराबर है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और एल एम एन अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू सभी को एक टर्म में अगर कन्वर्ट करके लिख दे तो क्या लिख देते हैं, 3l² = 1, तो l की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कितनी, 1/√3, और यही हमारा m होगा और यही हमारा, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालना है, निकल गया क्या,
निकल गया, कोई दिक्कत है? यही है डायरेक्शन कोसाइन, प्लस माइनस, ठीक है। ये आप नहीं आया उसको, अरे डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन ही होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, एल एम एन आपस में क्या है, बराबर है, तो एम स्क्वायर को भी एल स्क्वायर लिख दिया, एन स्क्वायर को भी एन स्क्वायर लिख दिया, 3 एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई, तो एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई, अगर एक पहला क्वाड्रेंट में होगा, एक आठवां, एक आपका अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा बताया था, तो एक में प्लस और एक में, अरे आया नहीं आया, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, बिल्कुल बेसिक सा, ये भी बता देते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, हमें निकालना है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, हमारे पास वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का कितना बचे 3k कैप, बताया था ना। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल तरीका कि सबसे पहले मान लीजिए आर वेक्टर है कितना, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का कितना बचे 3k कैप, तो क्या निकालिए आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 7 1 14 रूट अंडर 14 आया क्या। जैसे आया अब हम लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। ये आएगा 1 अपॉन रूट अंडर प्लस माइनस के साथ, दूसरा क्या आएगा बच्चे 2 अपॉन रूट अंडर 14 प्लस माइनस के साथ, और तीसरा क्या आएगा 3 अपॉन रूट अंडर 14 प्लस माइनस के साथ, यही बताया था, a डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अगला, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं बस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग, हमारे पास एक पॉइंट दिया है a जो है 1, 2, -3 एंड b, हमारे पास पॉइंट है -1, -2, 1, डायरेक्टेड फ्रॉम a to b, डायरेक्टेड फ्रॉम a to b, किधर डायरेक्ट हो रहा है a से b की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें a b वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, तो a b वेक्टर निकालने का पोजीशन वेक्टर b माइनस पोजीशन वेक्टर फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रहा है, यानी -1 -2 आई कैप बोलेगा, -2 -4j कैप बोलेगा, 1 माइनस प्लस मतलब 4k कैप, हाँ है ना। फिर इसका क्या निकालेगा बच्चे, मैग्नीट्यूड, क्या निकालेगा, तो ये आ जाएगा रूट अंडर कितना बच्चे 4 प्लस का 16 और प्लस का 16, 16 4 20 4 24, रूट अंडर 24, बोला यार, गलत लिख दिया, 16 सॉरी 16 गुना 32 4 36, यानी क्या आ गया 6। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, तो बोल दो क्या -2 डिवाइडेड बाई 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसके साथ, और फिर प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 6 होना चाहिए क्या, और फिर प्लस माइनस कितना 4 डिवाइडेड बाई 6 होना चाहिए, हाँ है ना। सिंप्लीफाई करके लिख सकता है प्लस माइनस कितना 2 3 6 1/3, फिर प्लस माइनस कितना 2/3 -2/3 प्लस माइनस कितना 2/3, बोला यार। किस तरीके से आसान क्वेश्चन के डायरेक्शन कोसाइन निकल रहा है, समझ में आ रहा है, 1/3 -2/3 2/3, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ए से बी में डायरेक्टेड है, क्लियर। डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ रहा है, इजी का भी, और क्या है बेसिकली उसकी कहानी समझ में आ रही है, डायरेक्शन रेशियो समझ में आ रहा है। ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2 -4 और 4, या फिर आप इसको अगर 4 कर रहे हो तो उसको 8 करो, उसको भी 8 करो, या फिर अगर इसको आप 6 कर रहे हो तो उसको आप 12 करो, उसको 12 करो, क्या ये बात समझ में आ रही है। जो उसके आई कैप जे कैप के कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियो है, और उसी के प्रोपोर्शंस हैं जो हमारे बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो जो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या है, यूनिक है, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है, पक्का इतना, ठीक है, नोट करें, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।